हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। थोड़ा लंबा डिस्कशन हो सकता है, बट लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक जो सोलार इंडस्ट्री में जो ईपीसी का काम होता है, एक तो सोलार इंडस्ट्री में दो तरीके के काम होते हैं मोटा माटी अगर हम समझें। एक सेट ऑफ कंपनीज़ है जो सोलार के प्रोडक्ट्स बनाती है, सोलार सेल बनाती है, या फिर अगर सेल नहीं भी बनाती है तो चाइना से इंपोर्ट करती है। सोलार सेल बनाने के बाद उसको पैनल बनाती है, फिर पूरा प्रोडक्ट बनाती है सोलार का। ठीक है। दूसरी सेट ऑफ कंपनीज आ गई। ये विंड का भी काम होगा इसमें, सोलार और विंड। जब मैं सोलार बोलूँ तो उसमें आप विंड को भी एज्यूम करिए, बिकॉज अब जो पूरा फोकस है वो सिर्फ सोलार पे नहीं है, विंड पे भी काफ़ी फोकस आ गया है। और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर आपका होता है तो वो हाइब्रिड प्लांट से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। तो सब कुछ समझेंगे आगे। अभी मैं सिर्फ आपको बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जो सिर्फ सुनते हैं, मतलब ऐरे गहरे किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं और वो बोलता है कि सोलार में ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, विदाउट एक्सप्लेनिंग रीजंस कि उसके पीछे का थीसिस क्या है। बिकॉज मैं जब किसी कंपनी को एनालाइज कर रहा हूँ, मैं अपना थीसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत पर्सनल चीज़ है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को इंडस्ट्री का समझ आए। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं कि यार सोलार अच्छा कर रहा है, विंड अच्छा कर रहा है, यहाँ की कंपनीज बहुत पैसा छाप रही हैं, वारी एनर्जीज हो गई, वारी रिन्यूएबल्स हो गई, केपीआई ग्रीन हो गई, स्टर्लिंग एंड विल्सन हो गई, एक्मे सोलर हो गई, अदानी ग्रीन हो गई। ये सब जो कंपनीज हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में है अपने पैसा कमाने के। लेकिन आपको जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी सेक्टर की कि कर क्या रही हैं, आपको बहुतों को ये भी नहीं पता होता कि सोलार ईपीसी कंपनीज अलग होती हैं सोलार पैनल्स वाली कंपनीज से जो पैनल बनाती हैं। तो मैंने आपको बताया एक सेट ऑफ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाती हैं सोलार के, सोलार पैनल्स वगैरह, मॉड्यूल, सोलार मॉड्यूल्स, सोलार सेल से बेसिकली उनका प्रोडक्शन शुरू होता है। फिर जो बाद में किसका काम आता है, अब उन्होंने तो सोलार अपना बना दिया, ठीक है। अब वो सोलार, मैं एक मेरी एक टेक्सटाइल कंपनी है, लेट्स से राजस्थान में एक टेक्सटाइल कंपनी है, और मेरे को ईएसजी नॉर्म्स फुलफिल करने हैं। मैं अपना प्रोडक्ट यूरोप में भेजता हूँ, कपड़ा जो भी मेरा होम टेक्सटाइल के कपड़े जाते हैं, या फिर कोई भी मैं अगर रेडीमेड गारमेंट्स भी बनाता हूँ तो वो बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं। तो वहाँ पे आपको डंडा होता है कि आपने, आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस था वो पूरा चेक किया जाता है कि आप ईएसजी नॉर्म्स को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं, कॉर्पोरेट कितना आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। तो जितनी भी, जैसे लेट्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई कंपनी है, उसको अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करवाना है और उसको अपनी पावर जनरेशन कॉस्ट भी कम करवानी है, तो वो बिजली आपका नॉर्मल यूटिलिटीज़ से ख़रीदने से अच्छा वो सोचती है कि यार मैं अपना कैप्टिव कंजम्पशन के लिए एक पावर प्लांट बिठा दूं, मेरे पास ये लैंड पड़ा है। नहीं भी पड़ा है तो जो सोलार ईपीसी की कंपनीज़ हैं उनका अपना लैंड पड़ा है, उसमें मैं बोलूँगा लेट्स से कि मेरे को 2 मेगावाट का सोलार प्लांट चाहिए। ठीक है। तो मैं हो गया टेक्सटाइल कंपनी। अब मैं चाहूँ तो सोलार पैनल, सोलार मॉड्यूल जिसके हेल्प से मैं सोलार प्लांट बिठाऊंगा, तो मैं चाहे तो जाके वारी एनर्जीज से ख़रीद सकता हूँ, ठीक है, या फिर प्रीमियर एनर्जीज से ख़रीद सकता हूँ डायरेक्टली। या तो मैं बोलूँगा यार एक सोलार कंपनी है जैसे वारी रिन्यूएबल्स है, केपीआई ग्रीन एनर्जी है, मैं इनको बोलूँगा कि यार मेरे को 2 मेगावाट का सोलार प्लांट चाहिए, ना मेरे पास लैंड है, ना मेरे पास मॉड्यूल्स हैं, ना पैनल्स हैं, ना कुछ नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। आप उसको ईपीसी का काम करो, इंजीनियर करो, प्रोक्यूर करो रॉ मटेरियल्स को और कंस्ट्रक्ट करो मेरे प्लांट को। तो अगर मेरे पास लैंड है मैं लैंड दे दूंगा, नहीं है तो वो केपीआई ग्रीन अपनी लैंड बैंक से लैंड उठा के देगी, वहाँ पे सामान खरीदेगी, उस सोलर प्लांट को बिठाएगी। आधे ऑर्डर, कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें, जैसे मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैंने कस्टमर अपना बताया कि मैं एक कस्टमर हूँ, मैं केपीआई पे जाऊँगा, बोलूँगा लैंड मेरे पास है, मेरे पास मटेरियल भी है, आपको आके बस कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो हो गई सोलार ईपीसी जो सोलार प्लांट बिठाती हैं, और वो सोलार मैन्युफैक्चरर्स हो गए जैसे वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, जो सोलार का बेसिकली मॉड्यूल्स और पैनल्स ये सब बनाती हैं। ठीक है। तो दो बड़ा ही डिस्टिंक्शन आपको समझना पड़ेगा, एंड थ्रू आउट दिस वीडियो आप समझेंगे कि सोलार में अगर आप केपीआई ग्रीन एनर्जी का बिजनेस मॉडल समझ गए तो आपको वारी रिन्यूएबल्स का भी बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। बेसिक बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि केपीआई, अब मैं आपको दो तरीकों से समझाऊंगा केपीआई करती क्या है। केपीआई के दो डिवीजन है, केपीआई ग्रीन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, इसको केपी एनर्जी से कंफ्यूज मत करना, दोनों ग्रुप कंपनीज हैं, एक दोनों ही सेम ग्रुप की हैं लेकिन अलग अलग काम है दोनों का। ठीक है। अभी केपीआई एनर्जी का पहला बिजनेस डिवीजन आता है आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये 12-13% का ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट करते हैं यहाँ से। तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में क्या होता है, लेट्स से इनको अभी एक ऑर्डर मिला है जीयूवीएनएल से 1 गीगावाट का, जो 3 फेजेस में
इम्प्लीमेंट होना है आईपीपी के अंदर अंदर। दूसरा सेगमेंट होता है सीपीपी, नाम याद रखो, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। सीपीपी वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं आईपीपी को डिस्कस करता हूँ। आईपीपी में क्या होता है, लेट्स से मैं GUVNL हूँ, मैंने ऑर्डर दिया केपीआई ग्रीन एनर्जी को कि आप अपना पैसा लगाओ, प्लांट बैठाओ, मुझे नहीं पता, मॉड्यूल अपना लगाओ, लैंड अपनी लो, प्लांट अपना लो। जब आपका प्लांट अप एंड रनिंग हो जाएगा, वहाँ से पावर जनरेशन शुरू हो जाएगा, तो आपकी बिजली मैं खरीदूंगा। मैं GUVNL हूँ, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। मैंने बोला जब आपका प्लांट रेडी हो जाएगा, मुझे उससे बिजली चाहिए 3 या 4 रुपए के रेट पे। अगर विंड से आ रही है तो वो ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा 80-90 पैसे ज़्यादा मिलते हैं उसके, और सोलार के 80-90 पैसे कम। बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज, बिकॉज ये हाइब्रिड ऑर्डर है, इनको मिला है एक्चुअली, रियल एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहा हूँ। GUVNL से इनको 1 गीगावाट का आईपीपी के अंडर ऑर्डर मिला है। आईपीपी और सीपीपी में क्या फ़र्क होता है, सीपीपी कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था टेक्सटाइल वाला। मैं अपने लिए एक प्लांट बैठा रहा हूँ केपीआई एनर्जी को बोल के, जो मेरे अंदर कैप्टिव मतलब खुद के लिए मैं यूज़ करूँगा। मेरे को बाहर किसी यूटिलिटी से, डिस्कॉम से इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदनी है, मेरे को रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बैठाना है अपने यूज़ के लिए। तो उसमें फ़र्क क्या होता है, आईपीपी और सीपीपी में फ़र्क क्या होता है। आईपीपी में ना केपीआई एनर्जी को अपना पैसा डालना पड़ता है, अपनी लैंड देनी पड़ती है, अपने पैसों से मॉड्यूल सब कुछ अपफ्रंट, केपेक्स कॉस्ट उसका आएगा। तो जब उससे एनर्जी जनरेट होगी तो वो बेचेगा उसे GUVNL को, लेट्स से पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू, पीपीए के थ्रू, वो ऑलरेडी साइन हो जाते हैं। सीपीपी में क्या होता है, लेट्स से मैं टेक्सटाइल कंपनी हूँ, तो मैं अपना पैसा दूंगा, सब कुछ मैं इन्वेस्ट करूंगा, अपफ्रंट केपेक्स कॉस्ट मेरा होगा। केपीआई एनर्जी आके खाली उस प्लांट को इंजीनियर करेगा, प्रोक्यूर करेगा और कंस्ट्रक्ट करेगा, और उसको बाद में ऑपरेट एंड मेंटेन करेगा। वही प्लांट मैं, वो उसने प्लांट बैठा दिया अपनी ज़मीन वमीन पे, जहाँ पे भी बिठाया, वो प्लांट वो मेरे को बेच देगा। ठीक है, तो केपीआई एनर्जी के लिए क्या अच्छा हुआ, एक में अच्छी बात ये नहीं है आईपीपी वाले में कि अपफ्रंट कॉस्ट खुद को देना पड़ता है, तो इसके लिए उनको डेट वगैरह बहुत रेज करना पड़ता है। लेकिन दूसरी अच्छी बात आईपीपी सेगमेंट में ये है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे एबिटा मार्जिन जो आपके आते हैं ना, वो 70-80% के एबिटा मार्जिन आते हैं। तो अगर आपको पैट का फिगर अच्छा दिखाना है, तो आपको आईपीपी वाले सेगमेंट से ज़्यादा पावर जनरेट करनी है, या फिर आईपीपी वाले सेगमेंट से ज़्यादा रेवेन्यूज जनरेट करने हैं रादर। और सीपीपी वाले में क्या होता है, सीपीपी वाले में जो मैंने आपको बेसिकली बताया, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, एबिटा उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपको ऑर्डर्स के जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, अब बोलेंगे एसेट टर्नओवर जो होता है, वो ज़्यादा होता है आपका सीपीपी वाले सेगमेंट में। तो 2 सेगमेंट मैंने आपको बताए इसके, ठीक है। अभी हम रिज़ल्ट की बात करते हैं। रिज़ल्ट से पहले आपको एक और चीज़ दिखा दूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे इन्होंने अपने दोनों सेगमेंट में डिफरेंस लिखा है। इसको पॉज करके आप देख लेना, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, वही बस पॉज करके देख लो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि चीज़ें क्या हैं। पॉज करके इसको देख लो, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी हम इसके पूरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा रहा है इसका Q1 और Q2 दोनों, और H1 मतलब मिला के Q1 और Q2 को बहुत ही अच्छा इसका रहा है। आप इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देखें तो H125 को इन्होंने कंपेयर किया है H124 से, मतलब Q1 और Q2 इस साल के कंपेयर किए हैं, Q1 और Q2 पिछले साल के। ओके, रेवेन्यूज़ को आप देखो 75% का ग्रोथ आया है। H1 ओवर H1 की मैं बात कर रहा हूँ, 75% का रेवेन्यूज़ में जंप आया है। ओके, और एबिटा में जंप कितना आया, 87% का, और पैट में जंप कितना आया, 100% का। तो क्लियरली लेवरेज इज बीइंग प्लेड आउट इन दिस कंपनी। बहुत ही अच्छी बात है कि 75% से आपकी सेल्स ग्रो कर रही है, एबिटा आपका 87 से कर रहा है, पैट आपका 100 से ग्रो कर रहा है। ठीक है, पैट मार्जिन आप देखो तो अगर इस हाफ ईयर की और पिछले हाफ ईयर की मैं बात करूं तो 238 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 2.38% का मार्जिन में एक्सपेंशन आया। अगेन गुड, चारों पैरामीटर अभी डिस्कस किए, चारों बढ़िया। ईपीएस आपको दिखेगा सिर्फ 76% से बढ़ा है, जबकि आप देखेंगे पैट तो 100% से बढ़ा है। तो ईपीएस कम परसेंट से इसीलिए बढ़ा है। क्यों बढ़ा होगा, आप खुद लॉजिक लगाइए। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर नंबर ऑफ शेयर्स पिछले और इस साल में कांस्टेंट रहते, तो अगर पैट 100% से बढ़ा तो आपका ईपीएस भी 100% से बढ़ना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने पिछले 2-3 महीने पहले 1000 करोड़ का क्यूआईपी किया। उससे क्यूआईपी से क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। उससे क्या होता है, आप अपने जो इक्विटी है उसको डाइल्यूट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाते हैं मार्केट में, तो ऑब्वियसली जो इक्विटी है उसका डाइल्यूशन होता है। और जो आपके नए नए इन्वेस्टर्स आए हैं, काफ़ी अच्छा इसका, और जो जिसे कहेंगे ना कि इन्वेस्टर बुक है इसका, काफ़ी अच्छा हो गया है। गोल्डमैन सैक्स वगैरह, मैं आगे उसका बताऊंगा कि कौन
कौन कौन से आए हैं, मॉर्गन स्टैनली, सिटी बैंक, ये सब इसके साथ जुड़ गए हैं। इसने 800-900 के प्राइस पे, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, 2-4 महीने, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1000 करोड़ का QIP रेस किया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। तो इस बारी क्या हुआ, पैट तो आपका 100% से बढ़ा है, लेकिन EPS आपका सिर्फ 76% से बढ़ा। कोई बुरी बात नहीं है, इनको इक्विटी रेस करना ही पड़ता है, बिकॉज इनका IPP वाला जो सेगमेंट है, अगेन मैंने बताया, उसमें अपफ्रंट कॉस्ट जाता है। CPP वाले में तो आपको कस्टमर जो है वो आपको सब कुछ के पैसे देता है, लेकिन IPP में, और सिंस आपका IPP इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्जिन्स वहाँ से ज़्यादा बनते हैं, तो अगर आप सिर्फ CPP में फोकस करेंगे तो आप मार्जिन्स को लूज आउट करते रहेंगे धीरे धीरे, इसीलिए IPP इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज 147 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। इंटरेस्ट कवरेज मतलब आपका पास कितना पैसा है जो आपके इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर सकता है, राइट। तो वो भी अच्छी बात है। तो आपने देखा बिजनेस मॉडल, आप समझ गए कि ये क्या करती है। इसके पास लैंड बैंक है बहुत, मतलब 3000 एकर्स का इसके पास लैंड बैंक है, उसमें से 500-600 एकर्स का खुद ही ओन करते हैं, बाकी इन्होंने फार्मर्स से लीज पे लिया हुआ है। एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, इसका अभी भी, और मैं तो ये कहूँगा 95% इसका रेवेन्यू सिर्फ गुजरात से आता है। इट इज़ ऑल्दो डाइवर्सिफाइंग इनटू नियर बाई स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश में भी इनका प्लान है एक्सपैंड करने का। ऑलराइट। तो आई डोंट थिंक कि हाँ, मैं सिर्फ बता देता हूँ स्लाइड क्या देखोगे आप। मार्की इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं KPI में, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, बोफा सिक्योरिटीज़, बैंक ऑफ अमेरिका जिसे हम कहेंगे HSBC, मोतीलाल ओसवाल, सिटी ग्रुप, SBI जनरल इंश्योरेंस, सोसाइटी जनरल। ठीक है, ये सब इसके मार्की इन्वेस्टर्स हैं। मुझे ये कंपनी अच्छी क्यों लगती है, अब उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, और ये भी पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। बहुत लोगों का इस चीज़ पे कमेंट आता है कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प जीते हैं, सिंस उन्होंने इलेक्शन से पहले बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी बकवास है, ये सो है, उनके नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, आई एडमिट इट। लेकिन वो हर टाइप की EPC, हर टाइप की सोलार कंपनी को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, तो उसका भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि उसका क्या लेना देना है इस कंपनी से, वेदर इट विल बी इम्पैक्टेड और नॉट। ठीक है। तो CPP मैंने बता दिया, IPP मैंने बता दिया, दोनों क्या करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो मैंने बताया था IPP में, अब इसके ना नोट्स बना लो, इसीलिए मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाता हूँ, बिकॉज आपको फिर KPI एनर्जी को किसी और चैनल को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, इससे ज़्यादा एडिशनल आपको कोई बताएगा भी नहीं, दैट्स माई गारंटी टू यू, क्योंकि मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी वहीं बैठे हो, कमेंट सेक्शन मेरा हमेशा खुला रहता है फीडबैक के लिए। ठीक है। अभी मैं IPP का बताता हूँ। इन्होंने GUVNL से, जो मैंने बताया 1 गीगावाट का इन्होंने ऑर्डर लिया है IPP सेगमेंट में। तो इन्होंने क्या किया, अपनी ही एक और ग्रुप कंपनी है KP एनर्जी, उसको दे दिया। अब एक चीज़ आप इसमें समझो, इनको ऑर्डर मिला IPP सेगमेंट के अंदर, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के अंदर। तो इन्होंने जैसे मैंने बोला, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में इनका दिक्कत क्या होता है, मार्जिन तो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपफ्रंट केपेक्स कॉस्ट इनको अपनी जेब से जाता है KPI ग्रीन एनर्जी का। तो अब इसने क्या किया कि जो इनका जो GUVNL से ऑर्डर मिला था, तो खुद केपेक्स ना करते हुए इन्होंने KP एनर्जी को वो दे दिया। ग्रुप कंपनी है, वो भी अच्छा खासा उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 500-600 विंड मिल्स ऑलरेडी गुजरात में वो बना चुकी है। हाइब्रिड में, विंड मिल में वो काफ़ी अच्छा काम करती है, सोलार में भी ऑब्वियसली उसका है प्रेजेंस, लेकिन विंड में उस ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है उसका। तो अब इसने KPI ग्रीन एनर्जी, कन्फ्यूजिंग है लेकिन दोबारा तिबारा रिवाइंड करके आप सुन सकते हो, KPI ग्रीन एनर्जी को GUVNL से ऑर्डर मिला IPP सेगमेंट में। अब KPI ग्रीन एनर्जी खुद ही एग्जीक्यूट करती, तो इसको 1 गीगावाट, सोच रहे हो कि 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट्स होते हैं, और 1 मेगावाट में 2.5 करोड़ का इनको रेवेन्यू जनरेट होता है, 2 से 2.5 करोड़। तो कॉस्ट भी आप समझो कि 1 से 1.5 करोड़ आएगा, तो 1000 करोड़ से ऊपर इनको कॉस्ट चाहिए था IPP सेगमेंट में करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, वो केपेक्स का जो काम है KPI ग्रीन एनर्जी ने ये KP एनर्जी को दे दिया। अब KP एनर्जी के लिए KPI ग्रीन एनर्जी से ऑर्डर मिला, चेन समझो, GUVNL ने KPI ग्रीन एनर्जी को दिया IPP सेगमेंट में, KPI ग्रीन एनर्जी ने KP एनर्जी को दिया। अब KP एनर्जी के लिए वो ऑर्डर जो KPI एनर्जी से मिला है, KPI ग्रीन एनर्जी से मिला है, वो मिल गया CPP सेगमेंट में। GUVNL ने IPP सेगमेंट में KPI ग्रीन एनर्जी को दिया। क्लियर, समझ गए। KPI ग्रीन एनर्जी ने अपनी ही ग्रुप कंपनी को जो जिसका नाम KP एनर्जी है, उसको वो ऑर्डर दे दिया केपेक्स वाला। तो KP एनर्जी के लिए जो उसने KPI ग्रीन एनर्जी से रिसीव किया है, वो हो गया CPP वाले सेगमेंट में, बिकॉज जैसे मैंने उसका लिए तो क्लाइंट हो गया ना KPI ग्रीन एनर्जी, तो इसका केपेक्स कॉस्ट वगैरह बच गया। इवन दो अब कंपनी कह रही है कि सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आर्म्स लेंथ पे हैं, बिकॉज अगेन वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात हो जाती है। तो ऐसा उन्होंने शेयर होल्डर्स को एश्योर किया है कि ऐसा कुछ चीज़ नहीं है।
केपी एनर्जी के पास इतनी एक्सपर्टीज़ है कि हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो सबसे जल्दी अभी केपी एनर्जी एग्जीक्यूट कर सकती है, और मार्जिन्स में भी थोड़ा थोड़ा मतलब कोई ना डाइल्यूशन आएगा ना कोई अच्छी, मतलब अच्छी बात ये हो रही है इस सबको लेके कि जो इसने अपना ट्रांसफ़र किया है ऑर्डर, कि ये टाइमली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बिकॉज उनको 1.5 साल के अंदर करना है। एंड द कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी इज ट्राइंग, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो दैट इज़ ट्राइंग टू डिलीवर दैट ऑर्डर एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज जब तक वो ऑर्डर डिलीवर नहीं करेगी 1 गीगावाट का, तब तक पैसा नहीं आएगा GUVNL से। ये प्रॉब्लम भी होता है आईपीपी वाले सेगमेंट के अंदर, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजीज़ ये क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको सोलार ईपीसी के काम में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी देखना है कि ये टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज सोलार इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट होती है। जिस टेक्नोलॉजी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसको हम प्लांट लोड फैक्टर भी कहते हैं, वो अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कस्टमर्स उसको प्रीफर करेंगे, ये आपको समझना है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब कितना स्टेटेड उसकी एनर्जी पावर जनरेशन कैपेसिटी है और उसके अगेंस्ट वो कितना कर रही है। 50% है, मतलब उसको अगर 100 मेगावाट जनरेट करना है सोलार प्लांट को, तो वो 50 ही कर पा रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना है। तो ये अभी फ़िलहाल कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक ही यूज़ कर रहे हैं, सिंगल एक्सेस सोलर ट्रैकर। वो क्या करता है, जैसे आपको पता है सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है पूरे दिन भर में, तो ये पूरा जो पैनल है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में दिन भर फेस करके नहीं रहता है, वो सन को ट्रैक करता है। तो उससे क्या होता है, पूरे दिन उसका जो फेस है वो सन की तरफ रहता है, सिंगल ट्रैकर। तो उससे क्या होता है, आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो बढ़ जाता है। दूसरा ये क्या कर रहे हैं, बाईफेशियल सोलर पैनल्स यूज़ कर रहे हैं। बाईफेशियल में क्या होता है, वो पीछे की साइड से भी, जैसे ये आपका सोलार पैनल है, यहाँ से धूप आई तो ये तो जो इसकी फ्रंट साइड है वहाँ से तो करेगा ही एब्जॉर्ब, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा ही, और फोटोन से वो इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, ऐड पावर जनरेट करेगा। लेकिन जो साइड से सनरेज जा रही हैं, टकरा के वापस आ रही हैं, तो उसके लिए भी बाईफेशियल, नीचे से भी ये पीछे पीछे की साइड से भी ये सोलार को रेज को एब्जॉर्ब करेगा और पावर जनरेट करेगा इफेक्टिवली, ज़्यादा एफिशिएंटली, जिससे आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, इनका एआई रोबोटिक क्लीनर भी है, वाटरलेस क्लीनिंग भी इन्होंने शुरू कर दिया बेसिकली अपने ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए। और ये एक इनका सेंट्रल पैनल है, आप उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आई डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट, मतलब आप ये समझ सकते हैं सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है, वहाँ से सारे पैनल्स को कंट्रोल करते हैं, और जहाँ से भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गया है स्टेटेड नंबर से, तो तुरंत ये इफेक्टिवली उसको रिजॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये जो महाजेनको है, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, उनके साथ भी इनको ऑर्डर मिला है। ये कितने का मिला है, एक सेकंड, मैंने कहीं लिखा था। चलो छोड़ो वो, अगर जब मुझे दिखेगा मैं बता दूंगा। इनको महाजनको से भी ऑर्डर मिला है, वो सीपीपी के अंदर मिला है, वो आईपीपी के अंदर नहीं मिला। आईपीपी का इनको मिला है गुजरात ऊर्जा विकास निगम GUVNL से, और सीपीपी से इनको महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। जितना मुझे ध्यान आ रहा है वो 250 मेगावाट का ऑर्डर था DC में, तो उसको AC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो महाराष्ट्र, जो मैंने आपको बताया स्टेट पावर जनरेशन कंपनी महाजेनको से उनको ऑर्डर मिला है, तो मतलब ये महाराष्ट्र में भी एक्सपैंड कर रही हैं, राजस्थान में भी इनका प्लान है, बिकॉज करंटली अभी जैसे मैंने बताया मोस्टली सिर्फ ये गुजरात में है, ठीक है। एबिटा मार्जिन आईपीपी में ज़्यादा होते हैं, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इन्होंने एक और चीज़ कही है कि हमारा जो डेट टू एक्विटी रेशियो है वो 2 से ऊपर हम कभी नहीं जाने देंगे। फिलहाल तो ये नेट डेट फ्री है कंपनी, लेकिन इसको अभी खाली जितने भी इसकी अभी बैलेंस शीट पे डेट है वो है लीज लाइबिलिटीज़ का, जो मैंने बताया कि काफ़ी सारा जो इनका लैंड है वो लीज पे ले रखा है इन्होंने फार्मर से, तो उसी का पैसा जाता है। नेट डेट फ्री है, बिकॉज अभी इसने QIP रेस किया था 1000 करोड़ के अराउंड। इनका प्लान है कि 1.5 से 2%, 1.5 से 2 गुना डेट टू नेट डेट टू एक्विटी हम नहीं करेंगे। फिलहाल तो नेट डेट फ्री हैं, और इनको लेकिन 500 से 6 करोड़ का एक लॉन्ग टर्म डेट अभी लेना पड़ेगा, जो 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 इनका खावड़ा वाले प्रोजेक्ट के लिए है, वहाँ से भी इनको एक कुछ मिला है, 200 समथिंग मेगावाट का है वो, ठीक है। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ ये रहता था कि अगर आप पिछले मार्च 24 का रिजल्ट, FY24 का रिजल्ट अगर चेक करेंगे, तो इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव था, 57-58 करोड़ नेगेटिव में था। लेकिन H1 में आते आते अब ये पॉजिटिव हो गया 59 CR, और कंपनी का ये कहना है कि आगे जाके हमारा ऐसे ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ से बढ़ेगा ही। तो पिछले साल ये नेगेटिव क्यों था? पिछले साल ये नेगेटिव इसीलिए था
क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे कस्टमर्स से ट्रांजिशन करा बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए। आदित्य बिरला हो गया आपका, अयाना हो गया आपका, L&T, टाटा पावर, टाटा मोटर्स रादर, टाटा पावर नहीं, अयाना, L&T, UPL, आदित्य बिरला, टाटा मोटर्स, ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। तो इसने बड़े बड़े क्लाइंट्स पे फोकस किया। अब बड़े क्लाइंट्स पे जब आप फोकस करते हैं तो आपका रिसीवेबल बढ़ता है, मतलब ये ईजिली पैसा नहीं देते हैं आपको, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं देते हैं, लेकिन साइकिल आपका थोड़ा बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, आप उससे वर्किंग कैपिटल को आप कह लो उसको अकाउंट करते हैं। वर्किंग कैपिटल में जितने भी चेंजेस होते हैं, किसी दिन मैं कैश फ्लो भी आपको समझा दूंगा कैसे उसको देखना है, कभी लाइव करके ही, लाइव पे आके ये सब चीज़ें आपको बता दूंगा, क्योंकि वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो जाएगा आप सबसे। तो जब आप इसके कैश फ्लो को देख, किसी भी के भी कैश फ्लो को देखो, तो वो आपको वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को अकाउंट करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा रिसीवेबल और जितना ज़्यादा इन्वेंट्री आपकी बढ़ती है, तो उतना ही आपका नेगेटिव में चला जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपका जैसे जैसे रिसीवेबल बढ़ रहा था, तो उनका CFO ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी इन्होंने क्या किया, सब कुछ ट्रांजिशन हो गया है, रिसीवेबल्स भी कंट्रोल में है, और आगे जाके कह रहे हैं कि हमारा जो CFO है वो बढ़ेगा यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव रहता है, तो आपको उतना अच्छा जो प्राइस टू अर्निंग्स नहीं मिलता है, उतना अच्छे से आपको मार्केट देखता नहीं है। ये तो होता है। बाकी दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये हुआ है कि उन्होंने बोनस शेयर इशू किया है। ये भी एक, मतलब कह सकते हैं अच्छी बात है। इवन दो होता क्या है बोनस में, आपको अगर इन्होंने क्या किया, 1:2 का बोनस किया, मतलब हर 2 शेयर पे आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट अब ज़्यादा हो जाएगा, 7.5 लाख का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर प्राइस कम हो रहा है, आपके पास शेयर बढ़ रहे हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, तो प्राइस उसी प्रोपोर्शन में कम होता है। मार्केट कैप में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। बस ये होता है कि जैसे अभी इसका प्राइस कितना, लेट्स से 700 का है, तो 400-500 का हो जाएगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा रिटेलर्स के लिए, बिकॉज उनको ज़्यादा प्राइस का शेयर लेना होता है, ये पसंद नहीं होता है। तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है बोनस का, लेकिन ये होता है कि यार आपको, ठीक है, एक पॉजिटिव, जिसे कह ले पॉजिटिव वाइब टाइप का एक कंपनी के लिए, इवन दो वाइब इज़ नॉट अ गुड वर्ड, तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है बेसिकली एक कंपनी के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा क्या पता नहीं कौन सा nth नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए ये है कि ये आपको समझना भी पड़ेगा, इससे आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंपनी का ROE जो है वो काफ़ी कम है कंपनी के ग्रोथ रेट से। कंपनी का ROE मैं बताऊं तो आई थिंक 29% है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। लेकिन इसका ग्रोथ रेट आपने देखा होगा 75%। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, ROE का मतलब क्या होता है कि आप शेयर होल्डर्स एक्विटी का पैसा यूज़ करके, अपना कंपनी खुद का पैसा यूज़ करके, डेट नहीं जोड़ रहा हूँ मैं अभी, ROE में अपना पैसा यूज़ करके आप कितने रेट से ग्रो कर पा रहे हैं। तो ROE मतलब 28% इसका ROE है, तो मतलब अपने पैसे पे आपने 28% रिटर्न जनरेट किया, बट द कंपनी इज ग्रोइंग एट 75%। तो क्लियरली यहाँ पे समझ आता है कि अगर ROE आपको बढ़ाना है एक इस पॉइंट से ज़्यादा, तो आपको डेट लेना पड़ेगा, बिकॉज अपने ही दम पे तो आप सिर्फ 28% ग्रो कर पा रहे हैं। तो अगर आप डेट नहीं लेंगे तो आपका जो 75% ग्रोथ है वो उतना नहीं रहेगा। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। बाकी सबसे जो बहुत एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का, वो कहेंगे कि इंपोर्ट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्राइस वॉर चल जाएगा, सोलार पैनल वाली कंपनीज जो सोलार पैनल्स बनाती हैं, मॉड्यूल्स बनाती हैं, उनके बीच में प्राइस वॉर आ जाएगा। तो इससे पता है क्या है, सिर्फ ये कहना, अब उससे सीधे सोलार की कोई भी कंपनी को रिलेट करना, ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होती है। बहुत ही जिसको कुछ नहीं आता है ना, जो खाली मतलब आलतू फालतू इन्वेस्टर्स को सुन रहा है, अरे गहरे इन्फ्लुएंसर्स को सुन रहा है, वो इस चीज़ में बहुत फंस जाता है। आपको समझना है ये कंपनी EPC का काम करती है, तो इसके लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ करता भी है, बिकॉज मुझे नहीं लगता है, होता क्या है, एलॉन मस्क ऑन द वन हैंड इज सेइंग कि जितना भी सोलार में जितना भी पावर जनरेशन होगा, द मैक्सिमम अमाउंट वुड बी जनरेटेड फ्रॉम सोलर। उसके 5-6 ट्वीट तो मैं ही देख चुका हूँ इसके ऊपर। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सोलार को लेके कुछ कहेगा, और इलॉन तो इतना ज़्यादा उसको प्रमोट करता है सोलार को, खुद की उसकी कंपनी है जो सोलार रूफटॉप बनाती है, तो आई डोंट थिंक कि रिन्यूएबल के लिए एज सच कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लेगा। अगर वो लेगा तो इसीलिए लेगा कि यार इलॉन के ही प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो चलो बाहर से एंटी डंपिंग लगा देते हैं। उस केस में क्या होगा कि आपकी जो इंडियन कंपनीज़ हैं, उनको जो सोलार बनाती हैं, वारी एनर्जीज़ को दिक्कत आ सकती है, प्रीमियर एनर्जीज़ को दिक्कत आ सकती है। जो भी कंपनी सोलार पैनल, सोलार मॉड्यूल बनाती है, अगर चाइना USA ने एंटी डंपिंग लगा दिया इंडिया पे, मुझे नहीं पता,
मैं बस एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूँ, जिस जिस हिसाब से कॉन्वर्जेसन चल रहा है, न्यूज़ फ्लो आ रहा है, लेट्स से अगर लगा दिया तो इस कंपनी के लिए तो अच्छी बात हो गई ना। केपीआई ग्रीन एनर्जी के लिए प्रॉब्लम आएगी, वारी एनर्जीज़ को प्रॉब्लम आएगी, प्रीमेन एनर्जीज़ को, बिकॉज वो अब यूएसए में इतना एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ नहीं कर पाएंगे, तो उनको डोमेस्टिक में आना पड़ेगा, प्राइस काटना पड़ेगा अपने मॉड्यूल्स वगैरह का। तो इनको तो ये तो क्या करते हैं, ये तो मॉड्यूल्स खरीदते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर, ये तो मॉड्यूल्स खरीदते हैं, पैनल्स खरीदते हैं, तो इनको तो सस्ते में मिल जाएगा ना पैनल्स। आपको ये चीज़ सोचनी है, बहुत डिफरेंस है। जस्ट मतलब ब्लाइंडली किसी भी सोलार कंपनी को ऐसे खराब कहना, मतलब वो इट्स एन साइन ऑफ अ वीक इन्वेस्टिंग थीसिस। तो आपको ये समझना है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो दिस कंपनी विल बी अ बेनिफिशियरी आउट ऑफ इट। इसको नुकसान नहीं होगा, इसको तो सस्ते में सोलार मिल जाएंगे, सोलार पैनल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो इसके मार्जिन्स में एक्सपेंशन आएगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है। हाँ, थक गया हूँ। बाकी अंडर आईपीपी अभी इनके दो सेगमेंट है, एक तो प्राइवेट से आईपीपी जनरेट करते हैं, आईपीपी रेवेन्यू, दूसरा पब्लिक से करते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर कोई भी कंपनी वगैरह से, जैसे जीओवीएनएल से। तो इनका क्या होता है, अभी जैसे प्राइवेट प्राइवेट मतलब मैंने बोला यार मेरे लिए एक सोलार प्लांट बैठा दो, सब कुछ अपना रखो, मेरे को बस पावर खरीदनी है आपसे, उससे तो 6 से 7 रुपये ये प्राइवेट प्लेयर्स को बेचते हैं पावर। लेकिन जो जीओवीएनएल का ये प्लांट बिठा रहे हैं, तो उसमें से तीन, मैंने बताया पहले भी, 3 से 4 रुपये देंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, आगे जाके जो हमारा 6 से 7 था वो फिगर एवरेज आउट होकर 4 से 5 रुपये का आ जाएगा पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम देयर प्लांट्स। तो ये भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, एबिटा मार्जिन से कह रहे हैं कि हमारा मेंटेन रहेगा 32 से 33% एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। और गाइडेंस की मैं रेवेन्यू फ्रंट पे बात करूं तो ये कंपनी का कहना है कि 60 to 70% तो मिनिमम मिनिमम हम इस साल FY24 to FY25 रेवेन्यू लॉक करेंगे। और ये इसका H2 भी H1 भी अच्छा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे और कंपनीज आके बोल रही हैं कि मॉनसून ने, इलेक्शन ने डिमांड पे इम्पैक्ट लाया, ऐसा कुछ नहीं था। Q1 का भी इस कंपनी के लिए एटलीस्ट, औरों में रहा होगा, इम्पैक्ट किया होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आके झूठ कह रही है, मैं ये कह रहा हूँ इस कंपनी को कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। Q1 भी अच्छा था बहुत, Q2 भी बहुत अच्छा था, वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हैं इसके अगर आप देखेंगे। बट लेकिन ऐसा होता है ना, सोलार ईपीसी का काम कोई भी करती है ना, उस कंपनी को इतना अच्छा वैल्यूएशन जल्दी से मिलता भी नहीं है। वरना कोई कंपनी अगर लगातार 60-70% से ग्रो कर रही है तो वो 40 के पी पे नहीं ट्रेड करेगी। बट स्टिल मुझे लगता है कि अभी भी ये रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है। 42 का पी है, आज ही मैंने चेक किया था। तो वैल्यूएशंस वाइज रीजनेबल लग रही है। बट इफ़ यू आर सेइंग कि एम आई रिकमेंडिंग दिस टू यू, नो, ये क्या मैं किसी भी कंपनी के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट हाँ, इफ़ आई वर यू, आई वुड डेफिनेटली चेक दिस कंपनी आउट। ये करती क्या है, इसके रिस्क क्या है, रिस्क भी मैंने बेसिकली आपको बता दिया है। रिस्क तो सबसे बड़ा इसके लिए यही है कि जहाँ पे इसकी कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट आ गया, ये नहीं डिलीवर कर पाई या कुछ हो गया, तो वहाँ पे इसको बहुत दिक्कत आती है। आपको सोलार ईपीसी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट समझनी है। दो फैक्टर्स आपका सारा कुछ डिरेल कर सकते हैं। फर्स्ट, लैंड बैंक की अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास लैंड नहीं है, टाइमली आप लैंड नहीं खरीद पाए, तो आप सोलार प्लांट बैठाएंगे कहाँ। कस्टमर आपको हमेशा लैंड नहीं देगा, मोस्ट केसेस में कस्टमर आपको लैंड नहीं देता है, आपको अपने लैंड पे सोलार बैठाना होता है। फिर तो चाहे आप उसको प्लांट को बेचें या फिर उस प्लांट से उसकी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को बेचें, ज़मीन आपको खुद की मोस्ट चाहिए ही होती है, आप ये समझो। तो इस कंपनी के बाद मैंने ऑलरेडी बताया, बहुत अच्छा लैंड बैंक है, इस उस फ्रंट पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंपनी का दूसरा कहना ये है कि हमारी 2 गीगावाट की इवैक्यूएशन कैपेसिटी है। इवैक्यूएशन कैपेसिटी क्या होता है, सोलार ग्रिड से दूर जनरेट होता है। आपको पता है, सोलार हो, विंड हो, ये ग्रिड से दूर जनरेट होता है। अब सोलार हमने जनरेट किया, विंड हमने जनरेट की, मतलब सोलार और विंड पावर बेसिकली हम जब जनरेट कर रहे हैं तो उसको ग्रिड पे तो कनेक्टेड करना है, तो उसको हम कहते हैं कि इवैक्यूएशन कैपेसिटी। क्या आप अपनी सोलार जनरेटेड पावर या विंड जनरेटेड पावर को इवैक्यूएट करके ग्रिड पे कनेक्ट करके लेके जा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं इवैक्यूएशन कैपेसिटी। 2 गीगावाट की इवैक्यूएशन कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को लगता है कि कंपनी 2 क्वार्टर्स में अच्छा किया है, तो H2 में भी अच्छा ही करेगी, वैल्यूएशंस डिसेंट हैं। और मेरे पास इस कंपनी के बारे में कुछ कहने को नहीं है। कोई भी दिक्कत है और अगर आपको नहीं आया बिजनेस मॉडल समझ, नहीं अच्छी लगी वीडियो, तो और क्या इंप्रूवमेंट होना है, वो सब आप कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू गाइज इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस कंपनी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।